हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब शिखा। आज मैं अपना नया वीडियो 10th क्लास के लिए आपके चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से लेकर आए हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्टूडेंट आपका जो ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन और आपका वर्किंग एक्सप्लेन किया था। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पावर ऑफ एकोमोडेशन, जिसका कि आई के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज हम आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो वेलकम टू वेलोसिटी लर्निंग्स। ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो देखो स्टूडेंट, क्या होता है कि आप जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी हम अपने जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको हमारी आई क्या करती है, क्लियरली हमारे लिए वो विजिबल होते हैं, राइट। अब हमने लाइट चैप्टर जब पढ़ा था तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पता होता है कि जो लाइट रेज आती है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आती है और जो नियर ऑब्जेक्ट से आती है, उनका जो लाइट रेज जो होती हैं, उनकी ट्रैवलिंग जिस तरीके से होती है, वो लाइट रेज जो वे में फॉल होती है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इमेजेस भी डेफिनेटली क्या होगी कि उनको फोकस करने के लिए हमें जो हमारा लेंस होता है वो हमें क्या चाहिएगा, डिफरेंट वे का चाहिएगा, राइट। अब डिफरेंट वे तो हमारे पास क्या है, लेंसेज की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस यही होते हैं। डिफरेंट लेंसेज कहाँ से लाए, तो जिसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि हम वेरियस जो डिस्टेंस पर आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उनका इमेज क्लियरली बनता है लेंस के थ्रू। तो उसके लिए हमें डिफरेंट फोकल लेंथ के लेंसेज की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर तो हम अपने अकॉर्डिंग जो लेंस होते हैं स्टूडेंट उनको एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। अब यही सेम क्वेश्चन हमारी आई के लिए भी आता है कि यार आई नियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियरली उनका जो इमेज होता है वो रेटिना पर फॉर्म करती है। तो कैसे, तो डेफिनेटली हमारी जो आई लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ है वो डेफिनेटली हम एक ही फोकल लेंथ का लेंस तो हमारे लिए इमेजेस को नहीं बना सकता कि वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की भी इमेजेस बना रहा है और वो आपके जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है उनकी भी इमेजेस बना रहा है, नहीं बना सकता है। तो ऐसा तो चेंजेस है, जबकि हम देखते हैं कि हमें तो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देते हैं, चाहे वो नियर बाई ऑब्जेक्ट हो चाहे वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो। तो क्या है ऐसा रीजन कि जो हमारा लेंस है ऐसा क्या करता है कि वो दोनों तरीके के ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस को रेटिना के ऊपर बनाता है, राइट। तो इससे सबसे पहले तो देखो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे आने वाला जो लाइट रेज है वो किस तरीके का होता है, और जो नियर बाई ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे जो लाइट रेज फॉल होती है आई लेंस पर वो कैसे होती है। तो देखो क्या होता है कि हमारे जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट उनका आपको पता है, यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का आप इन्फिनिटी भी ले सकते हो। तो वहाँ पर जब, क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से इसका मतलब जो लाइट रेज होती है उनको एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है आई तक पहुँचने के लिए। तो दैट्स वाई वो स्टार्टिंग में बिगनिंग में तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से भी जो लाइट रेज निकलती है, अराइज होती है लाइट रेज, जो वो क्या करती हैं, वो भी डाइवर्जिंग होती है। लेकिन एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, आई तक पहुंचते पहुंचते वो जो हो जाती है वो स्टूडेंट्स कैसी हो जाती है, आपकी पैरेलल हो जाती है, ठीक है, जब वो आई तक पहुंचती है, ओके। और जब नियर बाई ऑब्जेक्ट होता है तो नियर बाई ऑब्जेक्ट से आपको पता होता है कि भाई जब पास में है तो ज़्यादा डिस्टेंस उनको कवर नहीं करना पड़ता है। तो नियर बाई ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो आई तक जब ये फॉल होती है तो ये रेज होती है आपकी डाइवर्जिंग, सिंपल। यानी जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही है जब वो आई तक पहुंचती है तो वो पैरेलल होती हैं, और नियर बाई ऑब्जेक्ट से जो रेज आई तक पहुंचती है वो डाइवर्जिंग होगी, ओके। तो सिंपल सी बात होती है भाई, क्या करना है, कन्वर्ज करना है। कन्वर्ज यानी जब ये मीट करेंगी तभी तो आपके रेटिना पर इमेज फॉर्म होगी, ओके। तो अब सिंपल पैरेलल जो हमारी लाइट रेज है उनको अगर हमें क्या करना है, अगर हमारा लेंस है ये लेंस में पड़ती है तो डेफिनेटली इनको तो हमें ज़्यादा कन्वर्ज करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये इस पर फॉल होती है तो ये इनको, यानी इन दिस कंडीशन नीड है एक लो कन्वर्जिंग लेंस की, यानी हमारे जो आपका लेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लो कन्वर्जिंग, क्योंकि इनको कम कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो इन दिस कंडीशन कन्वर्ज
जो लेंस होना चाहिए जब हमारी जो आई है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रही है, तो उस टाइम पर हमारा जो आई लेंस है वो कैसा होना चाहिए, यानी उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो लो होनी चाहिए। अब ध्यान देना एक बात को, हमने पावर का और फोकल लेंथ है उसका रिलेशन क्या है, हमें पता होता है कि पावर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी, या तो 1/f लिख लीजिए या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान रखना है कि जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो लाइट रेज आई तक पहुंचती है, वो पैरेलल होती है तो आई तक पहुंचेगी, उनको एक ऐसा लेंस नीड होता है जो लो कन्वर्जिंग पावर का हो। अब लो कन्वर्जिंग पावर है तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, मोर हो जाएगी, बिकॉज फोकल लेंथ और पावर का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी हमें यहाँ हम कह सकते हैं कि जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो हमारे आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा होना चाहिए। ओके, अब इस तरफ मूव करते हैं, यहाँ पर जो आपकी क्या है डाइवर्जिंग रेज है, तो डाइवर्जिंग रेज के लिए तो देखो भाई डेफिनेटली है कि आपको क्या चाहिए, इस तरीके का लेंस चाहिए, क्योंकि यहाँ ये डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स बहुत कम है, राइट। तो इनको हमें नीड पड़ेगी, हमें यहाँ नीड है इनको ज्यादा कन्वर्ज करना है, क्योंकि आप जो आपका रेटिना है उसके प्लेस को तो आप चेंज नहीं कर सकते, आप रेटिना को तो मूव नहीं कर सकते हो। अगर हम नॉर्मली इनको लेके चले तो ये तो यहाँ तक पैरेलल होगी एंड देन यहाँ जाकर कहीं मीट होगी, यानी बिहाइंड द रेटिना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि हमारा जो लेंस होना चाहिए वो हाई कन्वर्जिंग पावर का होना चाहिए, यानी जो मैक्सिमम कम डिस्टेंस पर ही क्या कर सके, हाई कन्वर्जिंग पावर का मतलब कम डिस्टेंस पर जो होता है इस तरीके से इन सारी रेज को कन्वर्ज कर सके, यानी इस तरीके से कि हमें इमेज मिल जाए या फोकस कर सके वो किस पर, उसको रेटिना पर, ऑन द रेटिना ऑफ द आई लेंस। ठीक है, तो यहाँ आपको चाहिए नीड अ हाई कन्वर्जिंग पावर लेंस। ठीक है, यहाँ होनी चाहिए हाई कन्वर्जिंग। ठीक है, आप सिंपल सी बात हो गई। दोनों सिचुएशन में देखो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए आपका आई लेंस ऐसा होना चाहिए, लो कन्वर्जिंग पावर का होना चाहिए, एंड जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है उनके लिए आपका लेंस कैसा होना चाहिए, हाई कन्वर्जिंग पावर का, यानी यहाँ लो कन्वर्जिंग, यहाँ हाई कन्वर्जिंग। यहाँ पर फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, मोर, और यहाँ पर आपकी जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, राइट। तो यानी एक तरीके का हमारी जो आई है वो ऑटोमेटिकली क्या करती है, लेंस को एडजस्ट करती है। क्यों, क्योंकि जब आप क्लियर ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो, चाहे वो नियर बाय है चाहे वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर रीजन बताया कि भाई आई लेंस इस तरीके का होना चाहिए। जब हम डिस्टेंस और नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखें तो दोनों कंडीशंस में आपकी क्या हो रही है, फोकल लेंथ चेंज हो रही है। जब आपके आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज होगी या उसकी कन्वर्जिंग पावर चेंज होगी, देन ही आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो, चाहे वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो चाहे वो आपका नियर बाय ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ पर इट मीन्स आपका जो आई लेंस होता है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, अपने आप को चेंज करता है या अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है क्लियर इमेज बनाने के लिए रेटिना पर। ओके, अब मूव ऑन करते हैं इससे आगे। ये जैसे क्लियर हुआ यहाँ पर कि हमें अभी तो ये डिस्कस किया हमने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रेज हैं वो कैसी होती हैं, और आपकी जो नियर बाई ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज होती है वो कैसी होती हैं। ओके, आप बताते हैं कि इट मीन्स हमारा आई लेंस जो हो रहा है वो खुद एडजस्ट हो रहा है, अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर रहा है। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ चेंज करना नेसेसरी है इमेजेस को क्लियर करने के लिए। अब हमारी आई कैसे करती है इसको, ये डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ हम टॉपिक लेकर आए थे पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो ये जो प्रोसेस जो हमारा आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर रहा है या अपने लेंस की कन्वर्जिंग पावर को चेंज कर रहा है, किसके लिए, टू मेक द क्लियर इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन द रेटिना ऑफ द आई। ओके, आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। देखो, द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना,
जैसे बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस इज कॉल्ड अकोमोडेशन, यानी वो आपके नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए रेटिना पर या फिर रेटिना पर इमेज बनाने के लिए जो आई लेंस होता है वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है। ये एबिलिटी आई लेंस की कि वो नियर बाई ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज रेटिना पर फॉर्म करने के लिए अपने लेंस की फोकल लेंथ को क्या करता है, चेंज करता है क्लियर इमेज बनाने के लिए। दैट इज कॉल्ड योर अकोमोडेशन, एडजस्ट करना यानी। और ये देखो ये एडजस्टिंग क्या होती है, सेल्फ एडजस्ट होता है ये, राइट अपने आप ही तो करता है हमारा आई लेंस, ओके। और अब देखो कैसे कैसे लेंस हमारा क्या होता है, एडजस्ट करता है इन चीजों को। तो यहाँ ये देखो इमेज फॉर्म किया हुआ है मैंने यहाँ पर, ये आपका आई बॉल। से पहले ये रिमाइंड करो कि मैंने आपको सिलियरी मसल्स और आपकी क्या बताया था, इसमें सस्पेंशन लिगामेंट्स आपके बताए थे मैंने आपको, ठीक है। तो लिगामेंट्स होते हैं आपके, सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, उनका मैंने आपको फंक्शन क्या बताया था कि जो हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं वो हमारे आई लेंस की थिकनेस को कंट्रोल करती हैं, राइट। और लिगामेंट्स हमारे क्या करते हैं, आई लेंस और आपके सिलियरी मसल्स के बीच में, यानी उनको एक तरीके से उनके मीडिएट का काम करते हैं। और यहाँ इन्हीं दोनों चीजों का फंक्शन है, क्योंकि सिलियरी मसल्स डेफिनेटली सिलियरी मसल्स ही सब चीजों को, जो इसकी थिकनेस है या जो हमें इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना है कम और ज्यादा के लिए, वो सब हमारी सिलियरी मसल्स ही क्या करती हैं, एडजस्ट करती हैं। करती कैसे, ये देखो कि जब यहाँ पर हमारा देखो हम ऑब्जेक्ट जो यानी इन्फिनिटी पर हो या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो आपका, तो वहां से जब हमारी लाइट वेव्स आती हैं, यू नो वेरी वेल कि वो पैरेलल होती हैं। जब वो आपकी आई में एंटर करती हैं तो वो पैरेलल होती हैं। तो उस वक्त आपको जो आपकी सिलियरी मसल्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाती हैं, फुली रिलैक्स्ड हो जाती हैं। ध्यान देना इस बात के ऊपर, स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है सिलियरी मसल्स को लेके कि रिलैक्स होती हैं तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो क्या होता है। तो ध्यान बस इस बात को रखो कि जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही हैं या फिर इन्फिनिटी से आ रही हैं, देन आपकी जो सिलियरी मसल्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, रिलैक्स हो जाती हैं, फुली रिलैक्स हो जाएंगी। वो फुली रिलैक्स होने की वजह से जो वहां पर आपके लिगामेंट उससे अटैच है वो उनको क्या करेगी, टाइट यानी पुल कर लेगी, ठीक है। सिलियरी मसल्स जब आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या हो जाएंगे, पुल हो जाएंगे, तो सस्पेंसरी लिगामेंट का एक एंड अटैच है आपके सिलियरी मसल से और दूसरा अटैच है आपके किससे, आई लेंस से। यहाँ पर ये देखो ये है ना, यहाँ पर ये आपका यहाँ से जो अटैच है ये आपके लिगामेंट्स है यहाँ पर के वाले। तो ये एक साइड किससे अटैच है, आपके सिलियरी मसल से, और एक साइड आपके लेंस से, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये आपकी क्या हो जाती है, सिलियरी मसल्स फुली रिलैक्स हो जाती है, इन विच कंडीशन, व्हेन जो लाइट रेज इज कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, राइट। तो इन दिस कंडीशन आपका जो सिलियरी मसल्स है वो रिलैक्स होता है, रिलैक्स हो जाता है तो वो लिगामेंट्स को पुल करता है। अब लिगामेंट पुल होंगे तो डेफिनेटली आपका आई लेंस भी क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा, यानी एलोंगेटेड हो जाएगा, थिन हो जाएगा, राइट। इन दिस कंडीशन यहाँ पर ये देखो आपका आई लेंस क्या हुआ, जैसे आपके सस्पेंसरी लिगामेंट स्ट्रेच हुए तो उसकी वजह से उन्होंने अपने साथ साथ आई लेंस को भी क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, और आपका आई लेंस क्या हो गया, थिन हो गया, राइट। और जब आपका आई लेंस थिन हो गया तो यहाँ पर आपका जो कन्वर्जिंग पावर है वो इसकी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या चाहिए, लो कन्वर्जिंग पावर का लेंस चाहिए। तो इस कंडीशन में सिलियरी मसल रिलैक्स हो जाती हैं, और रिलैक्स होती हैं तो वो स्ट्रेच करती हैं लिगामेंट्स को, और फिर लिगामेंट स्ट्रेच होते हैं तो आपका आई लेंस भी स्ट्रेच हो जाता है, थिन हो जाता है, और थिन आपका आई लेंस क्या हो जाता है, उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और आपकी कन्वर्जिंग पावर लो हो जाती है। तो आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए यही कंडीशन चाहिए थी कि हमें ऐसा लेंस चाहिए जिसकी पावर क्या हो, कन्वर्जिंग पावर लो हो या फिर फोकल लेंथ उसकी ज्यादा हो। तो इन दिस कंडीशन सिलियरी मसल्स ये काम करती है, रिलैक्स हो जाती है
और आपके आई लेंस के कन्वर्जिंग पावर को क्या कर देती हैं, लो कर देती है, फोकल लेंथ को इंक्रीज कर देती है। एंड इन दिस कंडीशन जो आपकी इमेज होती है वो रेटिना पर फॉर्म हो जाती है, राइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स पैरेलल रेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही है या इन्फिनिटी से आ रही है। इन दिस कंडीशन लिगामेंट्स आर टाइट, क्यों, क्योंकि सिलियरी मसल्स आपकी क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। यू क्या लिख सकते हो यहाँ पर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो सिलियरी मसल्स है वो क्या हो जाएंगी, सिलियरी मसल्स लिखा हुआ है वैसे हमारे डायग्राम में, बट यहाँ पर लिखो सिलियरी जो हो जाएंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, रिलैक्स्ड हो जाएंगी। ये रिलैक्स्ड होंगी तो आपका आई लेंस क्या हो जाएगा, आई लेंस थिन हो जाएगा, यानी यू कैन ऑल्सो राइट फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फोकल लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और इन दिस कंडीशन आपकी जो इमेज होगी वो रेटिना पर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए। अब चलते हैं नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर नियर बाई ऑब्जेक्ट है, तो अभी मैंने बताया था कि नियर बाई ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज जब आपकी आईज तक फॉल होती है या आपके आई लेंस पर फॉल होती है तो वो डाइवर्जिंग होती है, राइट। ये डाइवर्जिंग है सॉरी, ये डाइवर्जिंग रेज है आपकी, राइट। तो डेफिनेटली अब आपको आई लेंस कैसा चाहिए, थिक, जिसकी फोकल लेंथ क्या हो जाए, कम हो जाए, बट कन्वर्जिंग पावर क्या हो, हाई हो। देखो स्टूडेंट्स, इस रिलेशन को हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एक पॉइंट का बस ये ध्यान रखना है कि आपकी पावर और फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस कंडीशन में आपको एक चीज याद रखो, या तो आप फोकल लेंथ याद रखो या आपकी कन्वर्जिंग पावर याद रखो, उससे दोनों को लर्न करने की जरूरत नहीं है। वी नो दैट कि लो कन्वर्जिंग पावर, जहां हमारा लेंस जो लो कन्वर्जिंग पावर का होगा उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, और जहां हमारा लेंस हाई कन्वर्जिंग पावर का होगा यानी पावर ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोकल लेंथ कम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये डाइवर्जिंग रेज है। तो इन डाइवर्जिंग रेज को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास में डिस्टेंस कम है, तो हमें ऐसा लेंस चाहिए जो इनको कम डिस्टेंस पर क्या करे, हमें कन्वर्ट कर सके इन लाइट रेज को। क्यों, क्योंकि हमने पहले भी बताया था आप अपने रेटिना की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हो। ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को आप चेंज नहीं कर सकते हो, और इमेज ओनली कहाँ होगी, रेटिना पर ही फॉर्म होगी। रेटिना के क्या होगी, अगर बिहाइंड फॉर्म हो रही है तो भी इमेज आपको विजिबल नहीं होगी, और अगर फ्रंट ऑफ रेटिना हो रही है या बिफोर रेटिना हो रही है तो भी आपको इमेज जो विजिबल नहीं होगी। इमेज केवल कब विजिबल होगी, जब वो ऑन द रेटिना होगी, राइट। तो यहाँ नियर बाई ऑब्जेक्ट डाइवर्जिंग नीड अ मोर कन्वर्जिंग करने की जरूरत होती है। तो हमें हमारा आई लेंस इस वक्त किस तरीके से वर्क करे, इस तरीके से वर्क करे जैसा एक हाई कन्वर्जिंग पावर का लेंस करता है, राइट। तो इन दिस कंडीशन फिर से सिलियरी मसल्स की तरफ चलते हैं। सिलियरी मसल्स क्या हो जाती है आपकी, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, जब वो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो क्या करेगी, वो लिगामेंट्स को लूज कर देगी। ठीक है, उन्हें फ्री छोड़ देगी, और लिगामेंट्स आपके लूज हो गए तो डेफिनेटली जो वो स्ट्रेच किया हुआ था, क्योंकि हमारे लिगामेंट्स ही होते हैं जो इसको लेंस को अपनी पोजीशन पर हेल्ड करके रखते हैं। तो यहाँ पर अब लिगामेंट्स क्या हो गए, आपके लूज हो गए, और आपका आई लेंस जो होता है वो इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होता है। तो जब आपके लिगामेंट्स यहाँ से लूज हो गए स्टूडेंट, तो आपका जो लेंस है वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, क्योंकि वो भी लूज हुआ। एक तरीके से आप भी बोल सकते हो कि वो श्रिंक हो जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ठीक है, जब आपका लेंस थिक हो गया तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, उसकी कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और फोकल लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अब कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो गई, उसी की हमें जरूरत थी अपने ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज बनाने के लिए रेटिना पर। तो यहाँ पर आपका लिगामेंट्स लूज हुए, सिलियरी मसल्स, ध्यान देना, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, लिगामेंट्स आपके लूज हुए, जिसकी वजह से आपका आई लेंस भी जो है वो लूज हो जाता है, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और आपकी आई जो है
वो इमेज फॉर्म करती है, क्लियर इमेज फॉर्म करती है नियर बाई ऑब्जेक्ट की ऑन द रेटिना, राइट। तो इस तरीके से एडजस्ट होगा इन दिस कंडीशन। यहाँ पर आपके 4 नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए देखो, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए आपकी सिलियरी मसल्स आपकी क्या हो जाएंगी, ये ही है 2 पॉइंट इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, राइट। और आपके जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुई तो यहाँ पर आपका आई लेंस क्या हो जाएगा, आई लेंस आपका थिक हो जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। यू कैन ऑल्सो से यहाँ पर लिख सकते हो इन दिस कंडीशन, वैसे तो वहाँ रिटर्न है बट यहाँ पर भी आप लिख सकते हो लिगामेंट जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर टाइट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो लिगामेंट्स है वो आपके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, वो हो जाएंगे आपके लूज, ठीक है। तो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए सिलियरी मसल रिलैक्स होगी और आपके लिगामेंट्स जो होंगे वो टाइट हो जाएंगे और आपका जो लेंस है आई लेंस है वो थिन हो जाएगा, जिसकी वजह से कन्वर्जिंग पावर लो हो जाएगी, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और आपका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज फॉर्म हो जाएगा रेटिना पर। हियर इज अ सिलियरी मसल, जब नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखोगे सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके लिगामेंट्स क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। लूज होने की वजह से जो आपका आई लेंस है वो थिक हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी और उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। और यही सिचुएशन वी नीड टू मेक अ क्लियर इमेज ऑन आवर रेटिना, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से आप ये देखो, ये आपकी जो आई होती है ये सेल्फ एडजस्ट करती है, तो ये जो एडजस्टमेंट है उसका लेंस का कि उसकी फोकल लेंथ को वो चेंज कर रही है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन, राइट। तो इसके लिए भी देखो हमारे पास में होता है कि हमारी जो आई होती है वो उसके लिए एक लिमिट होती है कि वो ऑब्जेक्ट को कितनी रेंज तक क्लियर देख सकती हैं। तो इसके लिए हमारा जो आता है वो आता है आपका 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी, यानी हमारी जो आई होती है वो 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक हमारी रेंज होती है। अगर आप ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से नियर, यानी नियर जो डिस्टेंस है आपको मिनिमम क्या होना होगा, 25 सेंटीमीटर अपनी आई से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखना होगा इफ यू वांट टू गेट अ ओरिजिनल इमेज, नॉट ओरिजिनल सॉरी रियल इमेज या फिर क्लियर इमेज, ठीक है। क्लियर इमेज फॉर्म करने के लिए you have to put the object at least 25 centimeter far away from your eye, right। तो at least 25 सेंटीमीटर आप इसको खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आप 25 सेंटीमीटर से पास में उस डिस्टेंस को, यानी नियर डिस्टेंस जो है, ये नियर बाई ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, इनको अगर डिक्रीज कर देते हो तो आपको जो इमेज होगी वो क्लियर नहीं बनेगी, आपको मतलब वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। लेकिन 25 सेंटीमीटर पर जब आप उसको रखोगे वो आपके लिए ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होगा, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए इंफिनिटी तक है। तो एक नॉर्मल आई, आई एम टॉकिंग हियर कि जो नॉर्मल आई की रेंज होती है, ठीक है, ये आपकी किसके लिए है, नॉर्मल आई के लिए है, यानी नॉर्मल आई की जो रेंज होती है वो 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी तक होती है, ठीक है। जो डिजीजेस बहुत है, अभी आई के लिए डिस्कस करेंगे, आई से रिलेटेड डिजीज जिसमें आपको स्पेक्टिकल्स हम यूज करते हैं वहां पर, बट यहाँ पर ये एक नॉर्मल आई के लिए एक आपकी रेंज है कि हमारी नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी तक क्लियर देख सकती है या ऑब्जेक्ट के क्लियर इमेजेस रेटिना के ऊपर फॉर्म कर सकती है, ठीक है। तो ये आपका हुआ था पावर ऑफ अकोमोडेशन, जिसमें हमने आपको बताया कि हमारी जो आई होती है वो सेल्फ एडजस्ट करती है, राइट, अपने आई लेंस को, जिससे कि वो क्लियर इमेजेस बना सके डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाई ऑब्जेक्ट की, ओके। तो होपफुली ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, और अगर किसी तरीके का कोई क्वेरीज हो बच्चों, किसी तरीके को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें, ओके। होपफुली एज सून एज पॉसिबल मैं आपकी जो भी क्वेरीज है उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।